डेजी और शिखर साथ बैठे होते हैं जब डेजी को अमरीश का फोन आता है। अमरीश डेजी से पूछता है कि क्या डेजी और शिखर की दोस्ती हो गई थी, जिस पर डेजी हामी भर देती है। जिसके बाद अमरीश डेजी से कहता है कि उसे रोज अपडेट चाहिए कि क्या चल रहा है। अगली सुबह शिखर तैयार होकर मार्शल आर्ट्स क्लब के लिए निकलता है। गाड़ी में बैठकर शिखर एक अजीब उत्तेजना महसूस करता है। वो समझ नहीं पाता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा था, पर कहीं न कहीं शायद वो भी जानता था कि डेजी से मिलने की उत्सुकता इसका बहुत बड़ा कारण थी। इन सब ख्यालों के बीच शिखर को अमरीश का एसएमएस आता है, बिजी नहीं हो तो फोन करो। शिखर उसी वक्त अमरीश को फोन मिलाता है। अमरीश फोन पर शिखर को बताता है कि मार्शल आर्ट्स क्लब में शिखर को उसकी असली पहचान छिपाकर रखनी होगी। ना वो किसी को बता सकता है कि वो कितना अमीर है, और ना ही ये बता सकता है कि अमरीश से उसकी गहरी दोस्ती है। अमरीश शिखर को बताता है कि आज उसे मार्शल आर्ट्स क्लब के मास्टर मिलेंगे, जिसके बाद उसकी असली ट्रेनिंग शुरू होगी। अमरीश शिखर को यह भी बताता है कि उसने सिर्फ मास्टर को सारी सच्चाई बता दी है, पर उनके अलावा शिखर की असलियत सबसे छिपी रहनी चाहिए। शिखर अपने ड्राइवर को गाड़ी को साइड में लगाने के लिए कहता है। सोचता है कि अगर अपनी सारी असलियत छिपानी है तो गाड़ी में मार्शल आर्ट्स क्लब जाना ठीक नहीं होगा। शिखर गाड़ी से उतर जाता है और पैदल ही क्लब के लिए निकल जाता है। रास्ते में शिखर सोचता है कि आखिर शिखर की असलियत छुपाना इतना जरूरी क्यों था। आखिर अमरीश क्यों चाहता था कि शिखर अपनी असलियत छुपा कर रखे। यही सोचते हुए शिखर मार्शल आर्ट्स क्लब में पहुंचता है तो देखता है कि आज बहुत चहल पहल होती है। शिखर को डेजी मिलती है पंचिंग बैग पर प्रैक्टिस करती हुई। आज तुम कुल 20 मिनट लेट हो, डेजी ने शिखर को देखते ही कहा। शिखर डेजी से माफी मांगता है और समझाता है कि वो पैदल चलकर आया है। शिखर डेजी से आज क्लब में हो रही चहल पहल के बारे में पूछता है तो डेजी उसे बताती है कि आज मास्टर टीम्स बनाने वाले हैं। क्लब रूल्स के मुताबिक सभी को 5-5 लोगों की टीम्स में बांटा जाता है। बाकी बातें बाद में, तुम चेंजिंग रूम में जाकर अपनी यूनिफॉर्म पहन लो। मास्टर किसी भी वक्त पहुंचते होंगे और मास्टर को अनुशासन तोड़ने वालों से सख्त नफरत है, डेजी अपने कड़क अंदाज में शिखर से कहती है और शिखर यूनिफॉर्म बदलने चला जाता है। यूनिफॉर्म बदलकर शिखर जैसे ही वापस आता है तो वो देखता है सभी लोग कतारों में खड़े होते हैं। शिखर उनमें से एक कतार में जाकर खड़ा हो जाता है। क्योंकि वो नया था तो इसलिए वो नहीं जानता था कि कतारों के ग्रुप्स मार्शल आर्ट्स में एक्सपीरियंस के हिसाब से बने थे। एक नए लड़के को सीनियर लोगों की कतार में खड़ा देखकर उसके आगे खड़े 2 लड़के भड़क जाते हैं। तुम तो शायद वो नए लड़के हो, क्या तुम नहीं जानते कि ये सीनियर लोगों की कतार है? एक लड़का शिखर की तरफ देखकर गुस्से में बोलता है। शिखर सहम जाता है। वो किसी से झगड़ा मोल नहीं लेना चाहता था। माफ करना, मुझे पता नहीं था, मैं तो। शिखर ने अपनी बात खत्म भी नहीं की होती है कि उससे पहले वो लड़का उसका कॉलर पकड़ लेता है। नहीं पता का क्या मतलब? क्या दिखता नहीं ये सब सीनियर लेवल के लोग खड़े हैं? तुम जैसे अनाड़ी की हिम्मत भी कैसे हुई हमारे बीच आकर खड़े होने की? लड़के ने शिखर का कॉलर बहुत टाइट से पकड़ा था। शिखर चाहकर भी अपने आप को छुड़वा नहीं पाता। हालांकि शिखर समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों हो रहा था। इससे पहले की बात आगे बढ़ती, हॉल में मास्टर दाखिल होते हैं और वो लड़का शिखर को छोड़ देता है और सावधान होकर कतार में खड़ा हो जाता है। शिखर हड़बड़ाहट में दूसरी कतार में खड़ा हो जाता है। सबको वेरी गुड मॉर्निंग, मास्टर की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठती है और कतार में खड़े सब लोग मास्टर को झुककर ग्रीट करते हैं। शिखर भी सबको देखते हुए वैसा ही करता है। मास्टर दिखने में भी बहुत ताकतवर लग रहे थे। उनका कद और उनका शरीर दोनों एक परफेक्ट मार्शल आर्ट्स मास्टर का था। जाहिर सी बात थी कि उनकी मार्शल आर्ट्स की निपुणता एक अलग ही स्तर पर थी। बिना वक्त जाया किए मास्टर सबको बताते हैं कि नियम अनुसार आज सबको 5-5 लोगों की टीम्स में बांटा जाएगा और अब से उनकी मार्शल आर्ट्स की प्रगति उनकी टीम की प्रगति पर आधारित होगी। मास्टर समझाते हैं कि टीम्स में बांटने का नियम इसलिए बनाया गया था कि सबको यह हमेशा ध्यान रहे कि एकजुट होकर जो कुछ हासिल किया जा सकता था वो अकेले हासिल करना बहुत बड़ा मुश्किल था। मार्शल आर्ट्स में एक इंसान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो,
अगर वो टीम वर्क में कच्चा है तो उसे हार के सिवा कुछ नहीं मिल सकता। इसके बाद मास्टर नाम लेकर टीम बांटनी शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे मास्टर नाम लेते हैं सभी लोग अपनी अपनी टीम के मुताबिक कतार बनाने लग जाते हैं। कुछ देर बाद शिखर की टीम भी अनाउंस होती है। डेजी, अरुण, शिखर, सैम और धीरज। शिखर डेजी को अपनी टीम में पाकर बहुत खुश होता है। वो सोचता है कि यह महज एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। हालांकि शिखर की खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती जब शिखर अपने बाकी टीम मेंबर्स को आते देखता है। उनमें से एक लड़का वही होता है जिसने कुछ देर पहले शिखर का कॉलर पकड़ा था। शिखर समझ गया था कि ये आसान नहीं होने वाला था। शिखर को देखकर वो लड़का मुस्कुराता है, मानो उसे बता रहा हो कि वो शिखर के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाला है। शिखर और उसकी टीम एक कतार में खड़ी हो जाती है। सभी टीम बंटने के बाद मास्टर बताते हैं कि सभी को उनकी ट्रेनिंग की इंस्ट्रक्शन दे दी जाएगी, जिसके अनुसार सभी टीम्स ट्रेन करेंगी। ट्रेनिंग का एक लेवल खत्म होने के बाद टीम को टास्क दिया जाएगा और उस टास्क की सफलता निर्धारित करेगी कि टीम को ट्रेनिंग के अगले लेवल पर भेजा जाए या फिर नहीं। मास्टर अपनी बात खत्म करते हैं और बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं, जिसके बाद सभी झुककर मास्टर को धन्यवाद करते हैं। मास्टर के वहां से जाने के बाद सब लोग अपने अपने टीम मेंबर से जान पहचान बढ़ाने लगते हैं। क्योंकि डेजी टीम की लीडर थी तो वो सबको एक एक करके एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराती है। वो लड़का शिखर को अब भी घूर कर देख रहा होता है। शिखर समझ नहीं पाता कि आखिर उस लड़के को शिखर से क्या दिक्कत थी। शिखर अपनी टीम में आए नए लोगों की तरफ देखता है। अरुण छोटे कद का और ज्यादा शांत रहने वाला था। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी चोट का निशान था जो उसके माथे से लेकर उसके दाहिने गाल तक आता था। सैम वही लड़का था जिसने शिखर का कॉलर पकड़ा था। शिखर अभी तक उस बात को भूल नहीं पाया था। उसके बाल घुंघराले थे और रंग सांवला था। देखने में वो मार्शल आर्ट्स का एक निपुण खिलाड़ी लग रहा था। बुरी बात तो यह थी कि उसके चेहरे से ही पता चल रहा था कि वो शिखर को पसंद नहीं करता था। क्या उसका इस टीम में होना भी महज एक इत्तेफाक था? तीसरा था धीरज, जो सैम का दोस्त लग रहा था। ध्यान से देखने पर धीरज सैम का दोस्त कम और चमचा ज्यादा लग रहा था। हालांकि वो भी एक एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी था। धीरज और सैम दोनों शिखर की तरफ देख रहे थे। शिखर समझ गया था कि ये दोनों शिखर के लिए हालात मुश्किल बनाने वाले हैं। तो अब जान पहचान हो गई है तो मैं हमारी ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शंस लेकर आती हूं, तब तक आप सब आपस में घुल मिल लो। डेजी के जाते ही सैम और धीरज शिखर के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और शिखर का मजाक उड़ाने लगते हैं। टीम में बच्चे भी रखने वाले थे, किसी ने हमें बताया क्यों नहीं? सैम के इस बात पर सैम और धीरज जोर जोर से हंसने लगे। शिखर समझ गया था कि वो उसे जलील करना चाहते थे, लेकिन किस लिए? शिखर ये नहीं समझ पा रहा था। वो बस इतना जानता था कि उसे उन पर कम से कम ध्यान देना है। इसीलिए शिखर बिना कुछ बोले वहीं खड़ा रहता है। शिखर का कुछ भी बोलना चीजें और मुश्किल कर सकता था। जब सैम और धीरज को एहसास होता है कि शिखर उन पर ध्यान नहीं दे रहा था तो वो चिढ़ जाते हैं और शिखर को लड़ने की चुनौती देते हैं, लेकिन शिखर कोई जवाब नहीं देता। क्या तुमने सुना नहीं? सैम ने तुमसे क्या कहा? धीरज ने शिखर को घूरते हुए कहा। शिखर का उनकी बातों को नजरअंदाज करते देख सैम को और गुस्सा आ जाता है। सैम शिखर पर वार करने ही वाला होता है कि वहां डेजी आ जाती है। ये क्या हो रहा है? डेजी शिखर और सैम को देखते हुए बोलती है। सैम और धीरज डेजी को देखते ही थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं। अरे कुछ नहीं, हम तो बस थोड़ी जान पहचान बढ़ा रहे थे। जान पहचान खत्म हो गई हो तो आप अब ट्रेनिंग पर ध्यान दें, डेजी फटकार लगाते हुए कहती है। इसके बाद चारों लोग कड़ी ट्रेनिंग में जुट जाते हैं। क्योंकि शिखर अभी नया था तो उसकी ट्रेनिंग बाकियों से अलग थी। डेजी शिखर से कहती है कि उसे और मेहनत करके जल्द से जल्द बाकियों के बराबर पहुंचना होगा, वरना टीम पीछे रह जाएगी। शिखर पंचिंग की प्रैक्टिस खत्म कर अब किक्स की प्रैक्टिस कर रहा था। शिखर को इस तरह कमजोर तरीके से प्रैक्टिस करता देख सैम और धीरज हंसने लगते हैं। शिखर ये देख थोड़ा सहम जाता है। वो ये तो जानता था कि ये मुश्किल होने वाला था, पर इतना मुश्किल भी हो सकता था इसका उसे बिल्कुल अंदाजा तक नहीं था। शिखर इन सब के बावजूद अपनी किकिंग प्रैक्टिस पूरी जान लगाकर करता है।
डेजी उसे इस तरह मेहनत करते देख और प्रभावित हो जाती है। वो समझ जाती है कि शिखर खुद को साबित करना चाहता है। शिखर बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसकी वजह से टीम का नुकसान हो, इसलिए शिखर और जी जान से मेहनत करने लग जाता है। ट्रेनिंग खत्म करके शिखर घर पहुंच जाता है। वो आज काफी थक गया होता है क्योंकि आज उसने जरूरत से ज्यादा प्रैक्टिस कर ली थी। उसके बदन में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था। शिखर सोचता है, आखिर आया था अमरीश से बदला लेने, लेकिन पता नहीं था कि एक बदला इतना कुछ कराएगा मुझसे। मुझे कुछ भी करके अमरीश के करीब रहना होगा। फिर वो नहाकर बाहर निकलता है तो देखता है कि उसके फोन पर डेजी की 6 मिस्ड कॉल्स थीं। शिखर मन ही मन सोचता है कि आखिर डेजी उसे क्यों फोन कर रही थी, और 6 मिस्ड कॉल्स का मतलब जरूर कुछ बहुत अर्जेंट काम होगा। शिखर बिना वक्त बर्बाद किए डेजी को फोन मिलाता है। कहां थे तुम? मैंने तुम्हें इतने कॉल किए। डेजी की आवाज में थोड़ा गुस्सा और कुछ जल्दबाजी थी, मानो भाग रही हो। मैं नहा रहा था तो। शिखर की बात खत्म होने से पहले ही डेजी हड़बड़ाहट में बोलती है, जल्दी से बागा बीच के पास वाले सिविल अस्पताल के बाहर आ जाओ। शिखर कुछ समझ पाता इससे पहले फोन कट जाता है। शिखर दोबारा फोन मिलाने की कोशिश करता है पर कोई जवाब नहीं आता। शिखर थोड़ा घबरा जाता है। उसके मन में कई सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या डेजी किसी मुसीबत में है? उसने आखिर मुझे हॉस्पिटल के बाहर क्यों बुलाया? जरूर कुछ बात है। मुझे सोचने में वक्त जाया नहीं करना चाहिए। शिखर सीधा डेजी के बताए पते पर पहुंच जाता है। सिविल अस्पताल के बाहर खड़े होकर शिखर डेजी को फोन मिलाता है, पर कोई जवाब नहीं आता। शिखर समझ नहीं पाता कि आखिर बात क्या है। शिखर की घबराहट अब डर में बदलने लगती है कि इतने में डेजी का फोन आता है। फोन उठाते ही शिखर सहमी और डरी हुई आवाज में पूछता है, कहां हो तुम? सब ठीक तो है? मुझे बताओ तुम हो कहां? अरे शांत हो जाओ, पहले अपने पीछे देखो। शिखर पीछे देखता है तो डेजी ठीक सड़क के उस पार खड़ी होती है। शिखर कुछ समझ नहीं पाता। वो भागते हुए सड़क पार करता है और सीधा डेजी के पास आकर खड़ा हो जाता है। सब ठीक तो है? तुम यहां? क्या हुआ? शिखर की सांस फूल चुकी थी। डेजी से शिखर की हालत देखी नहीं गई। ओफो, मुझे पहले पता होता कि तुम इतना डर जाओगे तो मैं कभी ऐसा मजाक नहीं करती। शिखर की आंखें खुली की खुली रह जाती है। मजाक? ऐसा कोई मजाक होता है? डेजी समझ जाती है कि शिखर सच में घबरा गया था, और यह भी कि शिखर उसकी कितनी फिक्र करता है। डेजी मन ही मन झूम जाती है। अच्छा, मुझे माफ कर दो बस। ओ, दरअसल मुझे चाइनीज खाने का बहुत मन कर रहा था, पर अकेले बिल्कुल नहीं खाना चाहती थी। डेजी उनके ठीक बगल में एक चाइनीज रेस्टोरेंट की तरफ इशारा करती है और दोनों रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं। शिखर और डेजी अंदर आकर बैठे ही होते हैं कि तभी उन्हें रेस्टोरेंट के दूसरे छोर से लड़ने और बहस की आवाज आने लगती है, जिसके कुछ देर बाद एक आदमी की जोर से चीखने की आवाज आती है। शिखर और डेजी दोनों उठकर वारदात की जगह पर पहुंचते हैं। आखिर क्या हुआ था इस रेस्टोरेंट में और क्यों जोर से चीख रहा था वो आदमी?